हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमिट ज्ञान में। आज मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ वो महान विभूति हैं, भारत के बिस्मार्क यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि जब आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या, मुझे पता है कि आप जब इनके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में एक नहीं, दो नहीं, तीन फ्रेम खुलता है। पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इनके साथ हम अक्सर पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को भी हमारे दोनों फ्रेम में खुल जाते हैं, क्योंकि ये हमारा दुर्भाग्य है, या यूँ कहें कि हमारी धारणा नहीं, हमें पटेल के बारे में उस तरह से नहीं बताया गया था या बताया गया है जितना वो डिजर्व करते हैं, जिसके कारण हमारे दिमाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सीधा इमेज नहीं आता है। हमारे इतिहास ने हमारे साथ जुर्म किया कि ऐसे महान इंसान के बारे में हमें उस तरह से नहीं बताया जितना वो डिजर्व। हम हर हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल को पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। कुछ ऐसा बुरा किया गया है इन दोनों के द्वारा, नहीं तो ये कुछ और थे। जबकि आज जो मैं उनके बारे में जाना, वो जानकर मैं ये कह सकता हूँ कि शायद आज़ाद भारत में या आज़ादी के आसपास के समय में भारत में जिन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज हम जिस अखंड भारत की बात, वो अखंड भारत अखंड है। जैसे आप लोगों को पता है कि आज़ादी के समय भारत में उन्होंने 543 रियायतों को मिलाया अलग अलग तरीक़ों से, और तब जाकर एक भारत आज़ाद के बाद जो भारत बट सकता था कई टुकड़ों में, वो अखंड बना। और सबसे बड़ी बात कि ये इस योगदान के बारे में शायद आप लोग भी कुछ न कुछ तो जानते होंगे, लेकिन उन्होंने इससे भी बड़ा एक ऐसा सिस्टम बनाकर गए कि जिसके कारण भारत आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी एक है और सेफ है। और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके बारे में मैं आज से पहले कभी सुना भी नहीं, मैं जानता भी नहीं था। और ये मैं सुना विकास दिव्यकीर्ति के एक वीडियो में जो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल पे दिया है। मैं उस वीडियो का लिंक भी दूंगा और आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि उनके जाने के बाद भी पूरा भारत को जोड़ के रखा हुआ है। जैसे आए दिन भी हम प्रदेश और देश के यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विवादों के बारे में सुन। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय की जो प्रदेश सरकार थी वो केंद्र का अपने राज्य में हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि केंद्र किसी तरह से इंटरफेरेंस करे, और ऑलमोस्ट जो संविधान समिति के सभी लोग थे वो इस बातों को मान चुके थे। लेकिन उसके बाद सरदार पटेल का एक स्पीच आता है और जिसके बाद ये पूरा का पूरा तरीका बदल जाता है। आज यदि मैं आपसे पूछूं कि एक जिला किसके अंडर में काम करता है, एक प्रदेश तो एक मुख्यमंत्री के अंदर में काम करता है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर में काम करता है? शायद जानते होंगे आप कि एक डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा बॉस होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जिसे अलग कहीं डीएम बोलते हैं, कहीं कुछ और पोस्ट नाम दिया गया होगा। और वो डीएम, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो एक आईएएस होता है, वो एक आईपीएस होता है। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो किसके अधीन होता है? वो केंद्र सरकार के अधीन होता है, वो राज्य सरकार के अधीन नहीं होता। और हर एक प्रदेश में जितने भी बड़े पोस्ट हैं उस पे ऑलमोस्ट आईएएस या आईपीएस रहते हैं। और एक रूल ये भी है कि किसी भी प्रदेश में उस प्रदेश का आईएएस या आईपीएस 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 3 में से 2 लोग दूसरे प्रदेश के और 1 लोग उस प्रदेश के रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जिसके कारण जैसे भारत में भी बहुत सारे हिस्सों में आज़ादी के बाद, जैसे नागालैंड,
पंजाब में खालिस्तानियों का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर में मुद्दा हो, तमिल में तमिलियनों का मुद्दा हो, जिन्होंने समय समय पे अलग देश का डिमांड किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद आज 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है और शायद तीसरा टुकड़ा बलूचिस्तान भी बनने वाला है, लेकिन भारत अभी भी अखंड है। अखंड इन द सेंस आज़ादी के बाद जिस स्ट्रक्चर में था वो स्ट्रक्चर मेंटेन है। ये क्यों है? ये इसी संवैधानिक जो IAS और IPS का जो प्रोविज़न है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरू किया, उसी का कारण है। नहीं तो कोई ऐसा नारा नहीं है जो कि विरोधियों को भी अलग होने से रोक सकता है। वो एक सिस्टम है, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, हमारा IAS है, जो उस प्रदेश के लिए नहीं, इस देश के लिए जिम्मेवार, और वो हर हमेशा इस देश के प्रति काम करता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है। यदि प्रदेश सरकारें भी चाहे कि मैं एक ऐसा मूवमेंट बना के उस प्रदेश को ही इस देश से अलग कर लूं, फिर भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि एक एक डिस्ट्रिक्ट एक एक IAS के अंडर है और जो केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायित्व है। यही एकमात्र कारण है जिसके कारण ये देश आज भी इतने विरोध, इतने परेशानियों के बाद भी एक बना हो। तो मुझे लगता है कि शायद एक ऐसा सिस्टम एक ऐसे इंसान ने बना के गया और इसके बारे में चर्चा तक नहीं होता है। इसके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं और बताया भी नहीं जाता। क्या आप मानते हैं इससे बड़ा कोई योगदान है? क्योंकि हमें एक ऐसे सिस्टम दे कर जाना जो कि हमें सदियों तक पूरा भारत को एक करके रखेगा। उम्मीद है कि आपको सरदार पटेल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानने के लिए मिला होगा। मैं उस वीडियो का लिंक भी दूंगा जिसमें आप सरदार पटेल के बारे में डिटेल्स में सुन सकते हैं। वीडियो 2 घंटे का है, ज़रूर सुनिएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आपकी जो मर्जी वो कीजिए, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।